उस रात को बीते हुए 15 साल हो चुके हैं, लेकिन उसकी यादें मेरे अंदर कुछ इस तरह ताजा हैं जैसे हड्डियों से डर की ठंड कभी गई ना हो। 2009 की गर्मियों का वक्त था। वो वक्त अब आइसक्रीम ट्रक के धुन का मतलब हुआ करता था लापरवाही के दिन और गर्मी से मीठी राहत। ऐसा तब तक था जब तक मिस्टर फ्रॉस्टी ने हमारी मासूमियत को एक जीते जागते पूरे सपने में नहीं बदल दिया। इसकी शुरुआत काफी मासूमियत से हुई। मैं और मेरे दोस्त पार्क में खेल रहे थे जब हमारे ध्यान अपने पास से एक सुनी सुनाई धुन की तरफ आकर्षित हुआ। हम उसकी तरफ दौड़े। हमारे हाथ में सिक्के थे, इस बात से अजान कि हम एक जाल में फंसने जा रहे हैं। हे मिस्टर फ्रॉस्टी, 4 चॉकलेट कोन्स प्लीज। उसकी मुस्कान काफी बड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें, उसमें कुछ खालीपन था, जैसे वो हमारे अंदर तक देख सकता हो और कुछ सोच रहा हो। ओह, तुम बच्चे तो बहुत शरारती हो, है ना? मैंने तुम्हारे पेरेंट्स आसपास नहीं देखे। तुम लोग अकेले तो नहीं खेल रहे ना? ये दुनिया बहुत बुरी है बच्चों, पूरे लोग आसपास घूमते रहते हैं। नहीं, पेरेंट्स नहीं हैं, सिर्फ हम दोस्त हैं। अब क्या हमें 4 चॉकलेट्स कोन मिल सकते हैं प्लीज मिस्टर फ्रॉस्टी? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें 8 कोन्स दूं अगर तुम वादा करो कि तुम अपने पेरेंट्स को नहीं बताओगे। ये हमारा सीक्रेट होगा। हमारी आंखों में चमक आ गई। 2 घंटे पकड़म पकड़ाई खेलने के बाद 2-2 चॉकलेट कोन्स, इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता। लेकिन मिस्टर फ्रॉस्टी ने हमें कोन्स नहीं दिए। उन्होंने हमें ट्रक के पीछे बुलाया, दरवाजा खोला और ध्यान से आसपास देखा और फिर हमसे पूछा कि क्या हम उनके ट्रक के अंदर आकर अलग अलग तरह की आइसक्रीम्स देखना चाहेंगे। हम इससे बेहतर और कुछ भी नहीं मांग सकते थे और हम चारों अंदर घुस गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बाहर की दुनिया में एक धीमी गूंज फीकी पड़ गई। ट्रक का आंतरिक भाग उस रंगीन पहलू से बिल्कुल अलग था जिसके हम आदी थे। वहां अंधेरा था, हवा बेहद ठंडी थी। वनीला और स्ट्रॉबेरी की मीठी खुशबू के नीचे किसी सड़ी हुई चीज की बदबू आ रही थी। पीछे एक बड़ा सा फ्रीजर रखा हुआ था। शीशे रंगे हुए थे ताकि बाहर का कोई भी व्यक्ति अंदर ना देख पाए और शोर कम हो गया, जिसके बारे में मुझे उस दिन पता चला कि उसने साउंड प्रूफिंग करवाई हुई थी। भले हम बच्चे थे, लेकिन हमें कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। मेरे असली आइसक्रीम पार्लर में तुम्हारा स्वागत है बच्चों। यहाँ तुम मेरी खास कलेक्शन का हिस्सा बनने वाले हो। वो पागलों की तरह हंसने लगा। वो हंसी हमारे सामने आने वाले आतंक का प्रतीक थी जो हमारा इंतजार कर रही थी। यही वो पल था जब मुझे लगा कि कुछ गलत होने वाला है। उसने बहुत ही जोश के साथ अपने खेल का खुलासा किया। सभी गेम्स को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया था कि यह पता लगाया जा सके कि हम फ्रीजर के तापमान को कितना झेल सकते हैं। उसने हमें हर गेम के अंत में 2 आइसक्रीम देने का वादा किया। उनका पसंदीदा फ्रीज टैग था, एक बीमार संस्करण जहां ये होने का मतलब 10 मिनट तक फ्रीज के अंदर बंद होना था, जो अनंत काल तक फैला हुआ था। आओ देखते हैं कि कौन जमकर बर्फ बन जाता है। जीतने वाले को मिस्टर फ्रॉस्टी से एक खास ट्रीट मिलेगी। ऐसा कहते हुए उन्होंने मुझे फ्रीजर में धक्का दे दिया। मुझे याद है कि मैं चिल्लाया, रोया, लेकिन मैं जितना रोया उतना ही ज्यादा मेरा चेहरा ठंडा होने लगा। मैं अपने छोटे हाथों से फ्रीजर की जमी हुई दीवारों को मारने लगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। जब तक मैं उस फ्रीजर से बाहर निकला, मुझे याद है कि मैं सुन्न पड़ चुका था। मेरा गला दर्द करने लगा था और अब मुझे मिस्टर फ्रॉस्टी की दी हुई आइसक्रीम से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक एक करके उसने सभी बच्चों को फ्रीजर में डालना शुरू कर दिया और सभी ने इसी तरह का अनुभव बताया। उसके खेल अब धीरे धीरे क्रूर होते गए। हर दौर पहले से और भी ज्यादा भयानक होता गया। हम गर्माहट के लिए एक साथ लिपट गए। ठंडी हवा में हमारी सांसें कोहरे में बदल गई। हमारी आत्माएं धीरे धीरे टूट रही थी। लेकिन उसकी असली पागलपन का पता हमें तब चला जब गुस्से में अचानक वो अपना व्यवहार बदल देता था। अगर हम रोते या गिड़गिड़ाते तो वो बहुत गुस्से में आ जाता, अपनी मुट्ठी से फ्रीजर को पीटता, शांति और ठंड की शुद्धता के बारे में चिल्लाता था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और दांत हमें डरा रहे थे। चुप रहो, बर्फ की आत्मा को शोर बिल्कुल नहीं पसंद, तुम उन्हें परेशान कर दोगे। कष्ट, ठंड और हताशा का चक्र अंत होने वाला नहीं लग रहा था, लेकिन निराशा की गहराई में मेरे अंदर आशा की एक लौह जल उठी। मुझे याद आया कि म्यूजिक सिस्टम में एक जिंगल बजता था जो हमें आकर्षित करता था। ये बाहरी दुनिया से हमारा एकमात्र जुड़ाव था, मुक्ति का हमारा इकलौता मौका। मुझे याद है कि जब मिस्टर फ्रॉस्टी कस्टमर देखने के लिए बाहर गए तो मैंने अपने दोस्तों से ये कहा, मुझे पता था कि ये आइडिया शायद उतना अच्छा ना हो, लेकिन हमें कुछ तो करना था। हमें इस म्यूजिक सिस्टम तक पहुंचना होगा। अगर हम जिंगल बदल दें तो शायद किसी का ध्यान जाए कि कुछ गलत है। ये जोखिम भरा कदम था जो मिस्टर फ्रॉस्टी के अनियमित व्यवहार और हमारे समय पर निर्भर था, लेकिन ये एक ऐसा मौका था जिससे हमें लेना बहुत जरूरी था। जैसे जैसे हमारे ऊपर रात का अंधेरा छा रहा था, ट्रक के अंदर का अंधेरा और भी घना होता जा रहा था, जो हमारे डर को बढ़ाने के लिए काफी था। मिस्टर फ्रॉस्टी वापस आ गए और उनका मूड और भी ज्यादा अजीब होना शुरू हो गया। उसकी खामोशी के दौरे उसके अचानक फूटने वाले गुस्से की तरह भयानक थे। जब कुछ मिनट के बाद दूसरा कस्टमर आया तो मिस्टर फ्रॉस्टी मुझे थप्पड़ मारते हुए गुस्से से निकल गए ताकि हम सब चुप रहें। ठंड ने हमारे फेफड़े जमा दिए थे, लेकिन खुद को बचाने के जोश ने हमें हिम्मत दी। हम रेंगते हुए ट्रक के आगे वाले हिस्से में गए। हमारी आंखें ड्राइवर सीट के ऊपर लगे म्यूजिक सिस्टम पर थी। हमारे पास यही एक मौका था, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही था। 3 गिनने पर मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा जिम, बस बटन दबा देना, चाहे कोई भी, बस धुन बदल देना, पैटर्न बदल देना, कुछ भी कर देना।
मैंने जिम को ऊपर उठाया। उसकी उंगलियां कांप रही थी लेकिन उसका निश्चय दृढ़ था। उसने बटन दबाया। जिंगल बदल गए, ये बेसुरी धुन, और फिर चैनल बदलकर भारी मेटल संगीत बदलने लगा जिसने स्पीकर को बंद कर दिया। एक ऐसी आवाज थी जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। मिस्टर फ्रॉस्टी की परछाई ट्रक की खिड़की में साफ नजर आ रही थी। उनका चेहरा गुस्से से इतना लाल हो गया जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। दरवाजा खुला और वो हम पर झपटे। उसकी चीख ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। उस पल के पागलपन हैरान कर देने वाला था। वो किसी जानवर की तरह दहाड़ रही थी लेकिन उनका ध्यान म्यूजिक सिस्टम की धुन को ठीक करने में भटक गया और इस वजह से मुझे एक अच्छा मौका मिल गया। मेरी नजर ड्राइवर सीट पर लापरवाही से छोड़ी हुई बर्फ तोड़ने वाले औजार पर पड़ी। ये एक मुश्किल विकल्प था लेकिन मेरे पास यही मौका था। जैसे ही मिस्टर फ्रॉस्टी ने अपनी नजरें घुमाई, मैंने उस औजार को उठा लिया। उस औजार को हाथ में लेकर मैं अपने छोटे से शरीर से जितनी ताकत लगा सकता था लगाते हुए उस पर झपट गया और उस पर वार करने लगा। नोक को निशाना मिल गया। मिस्टर फ्रॉस्टी लड़खड़ा के पीछे की ओर गिर गए। उनकी आंखों में जो सदमा था उसी तरह का सदमा मुझे भी था। आखिर मैंने ये कैसे किया? तुमने बर्फ की आत्मा के साथ धोखा दिया है। उसके गिरने की वजह से हमें वो कुछ सेकंड्स मिल गए जिनकी हमें जरूरत थी। हम रात के अंधेरे में चिल्लाते हुए बाहर भागे। हमारी चीख अब ट्रक की धुन और बाहर के शोर के साथ मिल गई। पड़ोस के लोग हमारा शोर सुनकर उठ गए। उन्होंने लाइट्स जलाई, अपने दरवाजे खोले और हमें इस भयानक स्थिति से बाहर लाने में मदद की। जल्द ही पुलिस भी आ गई। उनकी गाड़ियों के सायरन सुनकर हमारी जान में जान आई। जब वो खून से लथपथ मिस्टर फ्रॉस्टी को वहां से लेकर जा रहे थे तो उनकी आंखें मेरी आंखों से मिली, जैसे वो अपनी इस हालत का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हैं। लेकिन उस वक्त मुझे अपने लिए हुए फैसले पर बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं थी। हमें वहां से बचकर निकलना था बस। इस डर से बाहर निकलने में सालों लग गए। पीछे मुड़कर देखने पर मिस्टर फ्रॉस्टी एक चंगुल में उन कष्टदायक घटनाओं ने मुझे इंसान की सहनशक्ति की गहराई और सबसे ठंडी अंधेरे से उभरने की ताकत के बारे में सिखाया। हम सिर्फ जिंदा बचे लोगों से कई ज्यादा थे। हमने अपने भाग्य से लड़ाई की थी। हम आतंक की एक रात से बंधे थे लेकिन जीने की इच्छा से मुक्त हुए थे। उस रात को 15 साल बीत चुके थे लेकिन सबक अभी भी बाकी था। बच्चे होने का ये मतलब नहीं है कि आप नाजुक और कमजोर हैं। जब मैं इस कहानी को दोबारा याद करता हूँ तो मैं एक पीड़ित के रूप में नहीं बल्कि उम्मीद की शक्ति, जीने की वो इच्छा जिसे कोई अंधेरा नहीं दबा सकता, इस चीज से याद करता हूँ।